सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अश्वनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अभी एनसीईआरटी की जो है सीरीज़ वो चल रही है और एनसीईआरटी की जो रीडिंग है वो आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो अब तक हम जो कर चुके हैं वो 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिसके अंदर हम 6th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत, उनके 4 अध्याय कर चुके हैं। आज हम 5वां अध्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज देखिए क्या विचार है। चुनाव का दिन है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में कह गए थे, लेकिन हमारे पास तो समय है तो हम पढ़ेंगे आगे। चलिए पढ़ते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। बुक के अकॉर्डिंग 50 साल पहले की बात है, लेकिन ये हम 2022 में हैं। जिस टाइम में बुक छपी थी उस टाइम 50 साल रहे होंगे। हमारे जो संविधान के अकॉर्डिंग इलेक्शन का जो टाइम चलता है उसको 50 साल हुए होंगे। आज 2022 है तो उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। स्वतंत्र विचरण करने का मतलब है कि उसको बांध के नहीं रखा जाता था, खोल देते थे कि वो जहाँ भी जाए उसकी मर्जी घोड़े की, जहाँ उसको जाना हो। ठीक है, वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ राजा कोशिश करेगा कि वो जगह की जो पावर है उस राजा को मिल जाए। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे लिखा भी है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष यानी कि वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेसमैन जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए राजा जो है वो हवन करवा रहा है। हवन कौन कर रहा है? पंडित कर रहे हैं। उनके लिए उपहार कौन ला रहा है? वैश्य ला रहा है। 3 कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी शूद्र। शूद्र को जो है पुरोहित शूद्र मानते थे और उनको शामिल नहीं किया जाता था अनुष्ठान में। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीजन है, आपको समझाऊंगा भी, रुकिए। वर्ण, एक्चुअली हमारे उस समय पर वर्ण होते थे 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण वो जो दिमाग से काम ले, यानी कि जो पढ़े और पढ़ाए। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, बाजू। बाजू का मतलब कि जो शारीरिक रूप से मजबूत है। अब जो शारीरिक रूप से मजबूत है तो वो सैनिक बनेगा, सेना में जाएगा, तो वो क्षत्रिय हो गया।
फिर उसके नीचे आप आ जाइए तो पेट लिया गया है। पेट का मतलब हो गया कि जो आपका जो जगत है उसका पालन पोषण करे। पालन पोषण का कौन काम करता है? जो व्यापारी होता है, ठीक है ना। व्यापारी जो है उसके साथ साथ जो खेती करेगा, किसी और प्रकार का बिजनेस करेगा, ठीक है ना, वो हो गया। अब ऐसे लोग जो ना तो पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग जो शरीर से कमज़ोर भी हैं, साथ ही साथ उनके अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई बिजनेस कर सकें या कोई खेती वगैरह कर सकें, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऊपर के तीनों लोगों की मदद करते हैं कामों को करवाने में। उनको शूद्र में ले आ गया, यानी कि ना वो पढ़े लिखे हैं, ना वो शारीरिक रूप से मजबूत हैं, और ना ही वे कोई ऐसी कला जानते हैं कि जिससे वो कोई बिजनेस वगैरह कर सके। तो उस टाइम की रूल के अकॉर्डिंग समाज के हर प्रकार का जो इंसान है, चाहे वो इंटेलिजेंट है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो किसी प्रकार का है, उसको किसी न किसी तरीके से उससे कुछ ना कुछ काम निकलवा लेना है, ताकि जो राज्य है उसमें उसकी बढ़ोतरी होती रहे। हर प्रकार के बंदे को कोई ना कोई काम दे रखा था। एक्चुअली में ये चार चीज़ वो हैं, लेकिन आज के दौर में इनको किसी दूसरे नज़र से ही देखा जाता है। चलिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर, और हाँ एक बात और कि ये जो चार वर्ण का जो मैंने डिस्कशन बताया ये वैदिक काल में हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का एंड आता रहा, इन चीज़ों को किसी और नज़रिए से देखना शुरू कर दिया, किसी और प्रकार से चेंज करना मजबूरी हुआ। तो उसके बाद एक ऐसा रूल आया कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय। कारण कि बाहर के जो लोग होते थे वो इंडिया में अगर हमला करने आ जाएं, या कोई दूसरी जगह का जो लोग हैं अगर वो किसी कम्युनिटी पर हमला कर देते हैं, तो कुछ जो क्षत्रिय होते थे, जो मतलब जो शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, वो डर जाते थे कि नहीं हमें युद्ध नहीं करना, हमें युद्ध नहीं करना, तो हम तो ब्राह्मण बन जाएंगे, हम तो पढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन ये तो हम तो मर जाएंगे युद्ध में जाएंगे। तो तब ऐसा एक रूल बनाया गया था कि तुम से मतलब रक्षा करने से अपने आप को बचा नहीं सकते हो। आप खुद देखिए, आज के दौर में अगर किसी देश से जंग हो जाए इंडिया की, तो उस टाइम जो फौज में जो कमंदा काम कर रहा है, अगर वो ये बोले कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो उस टाइम एक कानून बनाया जाता है इमरजेंसी में। आज भी इंडिया के अंदर इमरजेंसी में एक कानून होता है कि अगर आप फौज में हो तो आपको फौजी बनना ही पड़ेगा, फौज का पुत्र फौज ही बनेगा, और आपको मतलब और भी जो आम आदमी होते हैं उनको भी फौज के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। तो उस टाइम की कुछ कंडीशन ऐसी रही थी कि ये रूल बनाना पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए बनाना था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये काफ़ी लंबे समय तक चला और आज भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हो जाएगा ठीक। कह रहा है ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि चार ग्रंथ हैं, चार में से एक ग्रंथ जो है ऋग्वेद, ये जो है वैदिक काल में बना, तो ये वैदिक ग्रंथ हो गया। और जो बाकी के जो तीन हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में बने, तो इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित मतलब पुजारी तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन भी थे। पुरोहितों ने लोगों को चार वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन यानी कि पढ़ाना और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। अक्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। सेवा करना ही, देखो आप तीन काम नहीं कर सकते, तो आपको जो बचे कुचे काम हैं जिसमें आपको दिमाग यूज नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो वो काम शूद्रों को दे दिया गया। तो सेवक थे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः
औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो देखिए, अब जो वर्ण मरे हुए जीवों को दफना रहा है या उनको जला रहा है, तो आप सोच के देखिए कि इस प्रकार का अगर कोई इंसान है तो उसके शरीर में कितने जर्म्स होंगे, कितने प्रकार के वायरस एंटर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा बंदा उसके संपर्क में आता है तो चांस बन जाते हैं कि उस बंदे को भी बीमारी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कोरोना में ले सकते हो। कोरोना टाइम में लॉकडाउन जब हुआ था तो अगर किसी को कोरोना हो गया है तो हम उससे बचते थे, दूर रहते थे, टच नहीं करते थे, उनके बर्तनों में खाना नहीं खाते थे, साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। तो क्या वो इंसान अछूत हो गया? क्या वो शुद्र हो गया? नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों का मतलब एक तरीके से ध्यान रखा जाता था, जिसको अलग ही नजरिए से देखा जाता है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। क्यों होता था मैंने बता दिया आपको। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, जो कि है भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि काम के आधार पर आपने वो चीज़ें बनाई थी, बाद में धीरे धीरे आपने वो जन्म के आधार पर बना दिया, लेकिन बनाया कुछ समय के लिए, लेकिन इतना लंबा चलना भी गलत है ना। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, आप इस बारे में सोचिए, ठीक है ना। आगे देखिए, यह है चित्रित दूसर पात्र। लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ छोटे अक्षरों में, जनपद मध्य प्रदेश देखिए, अभी चित्रित देखिए। चित्रित दूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती थीं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। देखिए कितना सुंदर है, डिजाइन बनाया हुआ है। चलिए अब जनपद आ जाते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद भी हैं आपके मानचित्र के अंदर, आप देख सकते हो। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? देखिए, चेक करिए। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र यानी कि पेंटेड पॉलिश बर्तन जो आप उनको बोल सकते हो के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती हैं। ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्री। आगे आ जाता है महाजनपद, जो कि जनपद से बड़ा होता है। कई जनपद मिलकर महाजनपद बनाते हैं। जैसे कई नगर मिलकर महानगर बनते हैं, है ना। इसी प्रकार करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जैसा कि आप अपने घर में करते हो, चार दीवारी करते हो ताकि कोई बाहर का अंदर ना आ सके।
इसी प्रकार उस शहर के भी महाजनपद के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें कर दी जाती थी ताकि कोई बाहर का आदमी कूद कर ना आ सके। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों मतलब जो मतलब जिन पे प्रिंटेड हो, मुहर लगती हो, ठुके हुए, ठीक है ना, के रूप में होता है। संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता है। इन सिक्कों के बारे में आगे चैप्टर में कहीं पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताइए। ठीक है, चलिए ये देखिए पिक्चर में देखिए और इसके लेफ्ट में देखिए लिखा है कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था, 2500 साल पहले हुआ था। चलिए अब आ गया कर मतलब टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लग गए थे। पहले क्या होता था कि जो जनता होती थी वो राजा के लिए कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ ले जाती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी का मामला हो गया है तो सेना रखनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से कर भी लेना पड़ेगा। तो परमानेंट कर लेने लग गए। अब कैसे लेने लग गए देखिए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, यानी कि किसान ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग हिस्सा जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब इसको मैं देसी भाषा में अगर समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने 6 दिन काम किया तो उस 6 दिन काम करने में आपको 1 दिन की जो आपकी पगार है वो आपके टैक्स में जा रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं पूरे साल का लगाऊं तो पूरे साल में आप 12 महीने अगर काम करते हो तो 12 महीने का 1/6 भाग अगर निकालें तो 2 महीने की बनती है। ठीक है, तो 12 महीने की अगर आप सैलरी लेते हो तो 2 महीने की सैलरी आपकी इनकम टैक्स में चली जाती है, जो कि देखिए इतने पुराने समय का चला हुआ रूल आज तक चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। मतलब जो किसान है वो खेती करेगा तो फसल उगेगी, उसका 1/6 भाग तो देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। लेकिन जो कारीगर हैं, जो मतलब जैसे अभी लगा लो सुनार हो गया और अलग अलग प्रकार के जो लोग हो गए, वो क्या करते थे, वो तो कुछ दे नहीं सकते। सुनार सोना थोड़ा ना दे देगा कमाई का, या तो पैसा देगा वो कमाई करेगा तो 1/6 भाग अपनी कमाई का, या फिर इसके बदले वो क्या करते थे कि राजा के लिए महीने में एक दिन राजा के लिए काम करते थे और उसके लिए राजा उसको कोई पैसा नहीं देगा। तो यानी कि सेवा के रूप में उनसे टैक्स ले लिया गया है। पैसा नहीं लिया, कोई और चीज़ नहीं ली, सेवा के बदले उनसे टैक्स ले लिया गया। चलिए पशु देखिए, अब यहाँ पे ना 1/6 भाग नहीं बनेगा, ये आप देखोगे तो इस हिसाब से तो हालात देखकर, बंदे की इकोनॉमी को देखकर उस हिसाब से टैक्स भी लिया जाता था, कम ज़्यादा कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि 1/6 तो 1/6 ही है। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना होता था। जो पशुपालक जो जानवरों को पालते थे, या तो वो जानवर दे दें टैक्स के रूप में, या फिर जैसे जानवरों से दूध आ रहा है तो दूध को दे दे टैक्स के रूप में। ठीक है ना, इस प्रकार
व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना होता था। यानी कि जो व्यापारी हैं वो कुछ पैदा तो कर नहीं रहे हैं कि पैदा कर रहे हैं तो 1/6 भाग दे दो। वो क्या कर रहे हैं, इधर से सामान खरीद रहे हैं उधर बेच रहे हैं। तो खरीदने और बेचने पर वहाँ से गवर्नमेंट जो थी वो टैक्स ले लेती थी उस टाइम की। आखेटकों यानी कि शिकारियों और संग्राहकों को यानी कि जो इकट्ठा करने वाले होते हैं को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आपने जितना भी जंगल से चीज़ों को इकट्ठा किया है, जो शिकार इकट्ठा किया है, ठीक है, या जो फल फ्रूट या कोई और चीज़ इकट्ठी की है उसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा। उनमें से कोई चीज़ दे दीजिए टैक्स के रूप में। आगे है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल थे, हल में आप देखोगे ना जो ज़मीन में गड़ता है और फिर ज़मीन को फाड़ता है, वो लोहे का होता था और उसको पकड़ने के लिए लकड़ी का डंडा लगाया जाता था। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला कि लोहे की फाल बनने लगी। अब देखिए, आप अगर छोटी छोटी चीज़ों से कोई ज़मीन उखाड़ोगे तो पूरा खेत कितना उखाड़ लोगे, लेकिन लोहे की बन गई है, मजबूत है, आपका काम बड़ी आसानी से होगा, तो खेती में बढ़ोतरी हो जाएगी। तभी तो बोलते हैं कि औजार के बिना कोई कारीगर नहीं हो सकता। आपके पास औजार अच्छे हैं तो आप कारीगर भी अच्छे बन जाओगे, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। मतलब कि पूरी बड़ी जमीन पर धान के बीज क्यों बिखेरे जाएं, छोटी सी जगह पर धान लगा लो पहले, टाइम बचाने के लिए, और जब वो पौध बन जाए उस पौध को उठाओ और फिर पूरे खेत में एक बार में लगा दो। समझ रहे हो। देखिए होता क्या है कि पूरे खेत में आपने बीज लगाए और जब भी आपको उसमें कोई भी खाद देनी है, पानी देना, पूरे खेत में देना पड़ेगा, तो आपका काम बढ़ गया ना। तो आप छोटी सी जगह पर लगा लो, वहीं पर आपको थोड़ा सा पानी में ही काम चल जाएगा, थोड़ी मेहनत में काम चल जाएगा, और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए, लगे कि आप ठीक है, तो पूरे खेत में लगा दो, फिर उस हिसाब से फसल तैयार करो, समय बचेगा। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर यानी कि कमकार करते थे। अब है सूक्ष्म निरीक्षण। मगध लगभग 200 साल पहले, 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आपको खेती करनी है। खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? पानी, ठीक है, और ज़मीन भी उपजाऊ होनी चाहिए। तो जब कहीं जगह से नदी बहकर जाएगी तो उस जगह से नदी बहकर जा रही है तो जितना भी रास्ता वो नदी तय करके आएगी ना, तो नदी के दोनों किनारों पर कुछ घास, कोई अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ होंगी, वो उस पानी में मिक्स होकर आ जाती थी। और जिस जिस ज़मीन से वो पानी होकर गुजरेगा ना, वो अपने आसपास की ज़मीन को उपजाऊ बना देगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी अवध में, उसमें मगध के आसपास मिलेंगी आपको। तो जब ये चीज़ें वहाँ मिलेंगी तो जाहिर सी बात है मगध में फसल ज़्यादा होगी। जहाँ पर ज़्यादा फसल वहाँ पर ज़्यादा कमाई, ज़्यादा वहाँ के लोग जो होंगे ज़्यादा अमीर होंगे। तो उस समय तो यही चीज़ें होती थी, मेन किसानी होती थी, खेती बाड़ी होती थी मेन तो, और वही यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो जाहिर सी बात है मगध एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह रही होगी उस टाइम पर। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। देखिए, जंगल भी था, जंगल से हाथी ले लिए, अपनी सेना में रख लिया, सेना मजबूत कर ली। आगे देखिए, यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल गई। वाह भी वाह। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। लोहा भी बहुत ज़्यादा है ज़मीन के अंदर। देखिए, आप समझिए, सब कुछ है इनके पास, तो मजबूत तो होना ही है ना। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे, जो लोहा वगैरह जो मिले हैं ना इन्हें। चलिए,
मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु हुए। इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे, जब आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जब मौर्य काल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आजकल उसको राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज की पटना, ठीक है ना, जो बिहार की राजधानी है बन गया है, उसको पाटलिपुत्र ही बोलते थे पहले। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। समझो कितनी ताकतवर सेना रही होगी कि जो आपका ये शासक है, जो बाहर से आया है, इंडिया को जीतने की चाह रखते हुए, इच्छा रखते हुए, सिकंदर, है ना, वो भी डर रहा है मगध के अंदर घुसने से। सोचो कितना ताकतवर रहा होगा, जो पूरी दुनिया को जीतते हुए आ रहा है लेकिन मगध में आगे अटक गया। आगे देखिए, वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य भी था, जिसकी राजधानी थी वैशाली, वो भी बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास या कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। देखिए, वज्जी में जो इसकी जो राजधानी है वैशाली, बहुत ही चर्चित है, ठीक है ना, बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ के जो राजा था, उन्होंने मतलब एक रूल निकाला हुआ था कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बने, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा, ठीक है। तो क्यों ना राजा को ढूंढा जाए, मतलब अपने बीच में से किसी को राजा बनाया जाए, अपने बीच में से ही जो न्यायाधीश है, यानी कि जो जज है उस टाइम, मैं आज की भाषा में बोलूँ तो काफ़ी न्यायप्रिय जगह थी वो। और यही कारण था जहाँ पे ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। उस राजा का कहना था कि मैं ही राजा क्यों, मेरा बेटा ही राजा क्यों बनेगा। यहाँ पे सब राजा हैं, सब मिलकर इस देश को बनाएंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई फैसला लेना होता था तो सभी लोग आपस में मिलकर एक साथ बैठकर राजा की तरह सोचकर बड़े बड़े फैसले लेते थे, ठीक है ना। देखिए कितना दूर तक सोच थी। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। अब देखिए, अजातशत्रु के बारे में बता रहे हैं कि वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, देखिए यहाँ पे बहुत सीखने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, कि कब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। मतलब जो भी काम करें पूरा करें और सभाएं करते रहें, पता करते रहें कहाँ कमी है, कहाँ नहीं, कितना बेहतर कर सकते हैं।
आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। अच्छी बात है, 10 बंदे कोई काम कर रहे हैं, एक बंदा उसमें टांग अड़ाने लग जाए तो कैसे काम होएगा। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहें और बड़ों का सम्मान करते रहें, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहें। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैतक का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे रूल हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, अन्यत्र क्या कह रहा है कि अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों का पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। मतलब पूरे साल में कम से कम 40 बार मीटिंग होनी चाहिए अगर देश को अच्छे से चलाना है तो। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, प्रश्न है कि आगे एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था। समझिए, आज के दौर में जो हम करते हैं ना, इलेक्शन करते हैं, अपना प्रधानमंत्री खुद ढूंढते हैं, है ना, अपना सीएम खुद ढूंढते हैं, इस प्रकार उस टाइम उस समय भी होता था। चलिए, आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे हम अपनी एनसीईआरटी पूरी ख़त्म करेंगे दोस्तों। और लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, पता है मुझे, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग जो है इम्पोर्टेंट इतनी है कि इतना समय तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इसको बाद में एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग पढ़ लोगे ना, तो फिर हम जब अच्छे से लेक्चर लेंगे तो आप जल्दी से चीज़ों को समझने लग जाओगे, तो कम समय में ज़्यादा टॉपिक को कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगली ही वीडियो में और अगली ही लेक्चर के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और नहीं लगी हो तो कारण बताइए, सुधार किया जाएगा, क्योंकि हमें मिलकर ही कोई भी एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।